केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने यह कहा है कि हैदराबाद में 15 से 17 जून तक कृषि से जुड़ी एक अहम बैठकें होगी। G20 मंत्री स्तरीय कृषि सम्मेलन में 29 देश और वैश्विक कृषि अनुसंधान संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। इसी क्रम में G20 कोरोना के बाद उपजे विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा का मंच बनकर खुश है और इसी मौके पर किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत समेत दुनिया के देश इन बैठकों को दिलचस्पी से देख रहे हैं। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हजारों किसानों को जमीनें बांटी है। गांधी भवन में सनसनीखेज आरोप लगाए गए। मंडल प्रणाली आने के बाद सभी भूमि अभिलेख मंडलों को हस्तांतरित कर दिए गए। कांग्रेस सरकार ने जमीनों का ब्यौरा पारदर्शी ढंग से दर्ज किया है। डिजिटाइज करने के लिए भूभारती नाम का पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है। रेवंत ने कहा है कि रंगारेड्डी जिले में भूदान की 15,000 एकड़ जमीन है। सभी भूदान भूमि आवंटित भूमि है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने भूदान भूमि की रक्षा के लिए कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि कुंदुकुरु मंडल के तिम्मापुर में भूमि को निषिद्ध सूची में शामिल किया गया और उस सूची में भूमि के लिए पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये भूमि धनी की निषिद्ध सूची में नहीं है और सभी को हटा दिया गया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य लोगों का कल्याण है। तेलंगाना दशक समारोह के हिस्से के रूप में मेड्चल जिला पोचाराम नगर के अंतर्गत ओनजीगुडा श्रीवास्तव फंक्शन हॉल में दिव्यांगों के लिए सभा भव्य रूप से आयोजित की गई है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा है कि विकलांगों के लिए पेंशन बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। तेलंगाना में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का श्रेय केवल बीआरएस सरकार को है, जैसा देश के किसी अन्य राज्य को नहीं है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने पेंशन बढ़ाने के लिए केसीआर के चित्रपट पर विकलांग लोगों के साथ दुग्धाभिषेक किया है। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने यह कहा है कि बीआरएस सरकार पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। बीआरएस अवैध गिरफ्तारी और केस दर्ज कर कांग्रेस पार्टी को परेशान करने की कई तरह से कोशिश कर रही है। पर वे कहते हैं इस तानाशाह की हुकूमत चंद दिनों की ही और है और जनवादी हुकूमत के दिन करीब है। उन्होंने एआईसीसी सचिव संपत और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा तानाशाही शासन कभी नहीं रहा है। सीएम केसीआर के गढ़वाल दौरे के मद्देनजर जिले में कांग्रेस नेताओं और एआईसीसी सचिव संपत की सुबह से नजरबंदी तेलंगाना में तानाशाही शासन की परिणति है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसी का उद्घाटन मादापुर पुलिस उपायुक्त शिल्पावली में किया गया है। उन्होंने कहा तेलंगाना राज्य दशक समारोह के तहत मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन सराहनीय है। रक्तदान शिविर रक्तदान केंद्रों की कमी को पूरा करने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि रक्तदान जीवनदान के बराबर है। शिल्पावली ने देश की आधी आबादी वाली महिलाओं से रक्तदान करने के लिए आगे आने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा एनीमिया और महिलाओं की समस्याओं जैसे विभिन्न धारणाओं से महिलाएं रक्तदान करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं, लेकिन गलत धारणाओं के कारण नहीं। स्वस्थ महिलाओं को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। अच्छी आदतें और पौष्टिक भोजन खाने से एनीमिया को रोका जा सकता है और स्वस्थ रह सकते हैं। लक्ष्मीकांत राव ने बारिश ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान जैसे मुद्दों पर सरकार के व्यवहार की आलोचना करी है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करने वाले टीपीसीसी एससी प्रकोष्ठ मंडल प्रदेश संयोजक लक्ष्मीकांत राव ने किसानों की समस्याओं पर अपनी बात रखी है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई काश्तकारों का नुकसान हो रहा है और कुछ इलाकों में 80 से 95% तक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फसल खरीद माफियों की तरफ है। 100 किलो अनाज उगाने वाले किसान को 30% नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा खरीद ठीक से नहीं होने के कारण किसानों ने खरीदी फसल का भुगतान नहीं किया और अब उन्हें निवेश के लिए पैसा लेना पड़ता है या निजी वित्त कंपनियों से कर्ज लेना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह वर्षों से खेती कर रहे हैं तो उन्हें जमीन पर अपना अधिकार खोना पड़ेगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 40,000 मुआवजा दिया जाए, खासकर काश्तकारों को भी मुआवजा दिया जाए। साफ टैक्स स्थित इनकम टैक्स टावर में सोमवार को बम की धमकी का कॉल आया, जिससे हड़कंप मच गया। संदिग्ध ने कंट्रोल रूम नंबर 100 पर फोन किया और आईटी ऑफिस में बम होने की बात कहकर फोन काट दिया। तत्काल कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और ये बात जंगल में आग की तरफ फैल गई तो अधिकारियों व कर्मचारी दौड़कर बाहर आ गए। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के बुलाया। दस्ते के जवान पुलिस मेस और मेटल डिटेक्टर की मदद से तलाशी ले रहे थे और इसी बीच कुछ समय पहले आईटी अधिकारियों ने अलग अलग रियल एस्टेट कंपनियों में छापेमारी की है।
साइबराबाद के अलग अलग थानों में 3 गिरोह से 910 किलो गांजा जब्त किया गया है। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने खुलासा किया है कि एसओटी और स्थानिक पुलिस के संयुक्त अभियान में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 करोड़ 80 लाख की संपत्ति जब्त करी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बालानगर जोन में 753 किलो, शमशाबाद क्षेत्र में 144 किलो और चंदानगर थाना क्षेत्र में 8 किलो गांजा जब्त किया गया। बालानगर पुलिस ने सटीक सूचना पर उस समय पकड़ लिया जब वह डीसीएम में कपड़े के थैलों के बीच लाद कर ले जाया जा रहा था। 2 सदस्यीय गिरोह को शमशाबाद पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब वह शीशे के बीच में गांजा भर कर ले जा रहा था। जब्त गांजे की खेप को राज्य पुलिस ने उस समय पकड़ा था जब यह ओडिशा से तेलंगाना होती हुई महाराष्ट्र जा रही थी। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने साफ किया कि हम गांजे की धुलाई पर नकेल कसेंगे। माधापुर थाना अंतर्गत साईनगर कॉलोनी में जोरदार धमाका हुआ। कॉटेज होटल में 2 गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया और इसी घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन विस्फोट से भीषण आग लग गई है। होटल में मौजूद कर्मचारी सकुशल बाहर निकल आए। खाना बनाते समय 2 सिलेंडर फट गए और होटल में आग लग गई। होटल में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फटने की घटना माधापुर थाना क्षेत्र में हुई। साईनगर कॉलोनी के मेन रोड स्थित झोपड़ीनुमा होटल में खाना बनाते समय 2 सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगते ही उसमें काम कर रहे कर्मचारियों को भाग खड़े हुए। जब एक साथ 2 सिलेंडर फटे तो बगल के होटल में भी आग लग गई और रसोई के बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से जल गया। मुख्य मार्ग के पास हुई इस हादसे के बाद स्थानीय व आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। लेकिन इस घटना के संबंध में आरोपित मनोज कुमार सूर्यनारायण व अग्निशमन अधिकारी अब्दुल फजल की जानकारी के अनुसार मनोज झारखंड राज्य से प्लान कर शहर आया है और माधापुर साईनगर कॉलोनी में होटल चलाता है। बगल में लगे मौजूदा खंबे से लगे मीटर से आग भड़क गई और झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। नतीजतन 2 गैस सिलेंडर में आग लग गई और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान और खाना पकाने के बर्तन भी पूरी तरह से जल गए। घटना के वक्त होटल में कोई नहीं था और एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। टीएसआरटीसी ने हैदराबाद के निवासियों के लिए खुशखबरी दी। आरटीसी द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने ये आया है कि शहर के कई हिस्सों में सीधी बस सुविधा नहीं होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आरटीसी के अधिकारियों ने भीड़भाड़ वाले रूटों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करने के लिए कदम उठाए हैं। शहर में आरटीसी बस यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मार्गों का विस्तार करने को और अधिक बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। शहर में एक जगह से मनचाही जगह जाने के लिए यात्रियों को 2 या 3 बसें बदलनी पड़ती हैं और इससे लोग काफी बसों से तो कभी ऑटो से जाते हैं। कुछ रूट पहले ही बढ़ाए गए हैं और इस तरह की बसें उपलब्ध कराई गई है। अब वो रूट्स पर फोकस कर रही है। आरटीसी के अधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों, हाउसकीपिंग स्टाफ और बाहरी इलाकों से शहर में आने वालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मार्गों का विस्तार किया गया है। तारानाका में सरोजनी नायडू वनिता फार्मेसी व महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन स्थानीय मर्री कृष्ण रेड्डी हॉल में भव्य रूप से किया गया और इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंडियन फार्मास्यूटिकल और एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर टीवी नारायण शामिल हुए हैं। इसी अवसर पर सरोजनी नायडू वनिता फार्मेसी कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर बी प्रभाकर शंकर ने कहा है कि समाज की स्वास्थ्य सुरक्षा में फार्मेसी शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने ये भी कहा कि हम शहर में जल्द ही इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस आयोजित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी क्षेत्र में छात्रों के लिए रोजगार के कई अवसर हैं। पता चला है कि इस साल कॉलेज में पीजी के 3 और नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ एमयू साइन किए हैं और यहाँ के छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल विद्यार्थियों के मानसिक सुख में बहुत योगदान देते हैं। बाद में विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। रामप्रभा ने ये कहा है, उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर में दुगाबाई देशमुख महिला सभा कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड मीडिया एजुकेशन के तत्वाधान में इस महीने की 18 तारीख से कोफेम के चेयरपर्सन डॉक्टर वायदा साहित्य पर एक कार्यशाला आयोजित करेंगे। टीटीडी दास साहित्य परियोजना के तहत यह कार्यशाला एम्स परिसर स्थित एमवी हॉल में 2 दिनों तक चलेगी। रामप्रभा ने कहा कि उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में टीटीडी की परियोजना निदेशक स्वामी आनंद तीर्थ, बेंगलुरु से राम्या प्रवीण, प्रसिद्ध फिल्म गीतकार सुदला अशोक तेजा,
DDMS अध्यक्ष उषा रेड्डी, उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा, सचिव डॉक्टर MV ललिता कामेश्वरी मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा, रविवार सुबह 10:30 बजे आयोजित किया जाएगा। यह कार्यशाला कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास द्वारा सिखाई जाएगी और उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्णतः निःशुल्क इस कार्यशाला में भाग लेने की कोई आयु सीमा नहीं है और इसी तरह की कार्यशाला तेलंगाना राज्य में पहली बार हो रही है। रंगारेड्डी जिले के करवन घाट चौराहे पर सड़क हादसा हो गया और एक बस ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इसी हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर सरूर नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सनसनीखेज सरूर नगर अप्सरा मामले में शमशाबाद पुलिस ने राजेंद्र नगर कोर्ट में याचिका दायर कर 1 सप्ताह की हिरासत की मांग करी है और इसमें कहा गया है कि इस मामले के संबंध में साई कृष्ण से और जानकारी जुटाई जानी है। अप्सरा के शरीर को मेनहोल में डालने के बाद साई कृष्ण ने उस पर ज्यादा नमक की 2 बोरी और लाल मिट्टी के 2 ट्रैक्टर अनलोड किए हैं। उसने ये कहा से खरीदी। पुलिस ने याचिका में कहा है कि उन्हें यह पता होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपराध स्थल का पुनर्निर्माण किया जाना है। कोर्ट को उस याचिका पर आदेश पारित करनी है। सीतारामबाग में दरिंदगी हुई है। अज्ञात हमलावरों ने सरकारी कन्या स्कूल में तोड़फोड़ कर दी। स्थानीय छात्रों के अभिभावकों ने यह कहा है कि यह सरकारी स्कूल 75 सालों से चल रहा है। प्रिंसिपल ने मांग करी अधिकारी तुरंत जवाब दे और स्कूल का पुनर्निर्माण करें। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च अधिकारियों को इस घटना पर ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना भर में स्कूल फिर से खुल गए हैं। गर्मी की छुट्टी के बाद प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल फिर से शुरू हो गए हैं। करीब 55 लाख छात्र स्कूल जा चुके हैं और इस साल से सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को नोटबुक बांटने का काम शुरू कर दिया। गणवेश, पाठ्य पुस्तकें एवं कॉपियां वितरित की जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को वर्कबुक और कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को कॉपी दी जाएगी। मेरे को इन्फॉर्म करे सर, कोई पेरेंट्स बोले कि मैडम आपका स्कूल टूट गया, आके देखिए बोल के बोले। तो फिर मैं आके यहाँ पर मैं और एक टीचर दोनों जाके कंप्लेंट दिए मंगलवार PS में। तो उन लोग ठीक है हम देख लेते हैं बोल के बोले। अब उसके बाद से तो 1-2 बार कॉल करे भी तो उन लोग हाँ चल रहा है देख रहे कैसे ना। ऑलरेडी ये स्कूल के ओनर का और ये लॉयंस क्लब वालों के दोनों के बीच में केस चल रहा। तो हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं, हम देख लेते हैं। आप लोग बोलिए अब आ जाए तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ सर। अब यहाँ बच्चों को बिठाने की व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। पेरेंट्स सारे पूछ रहे, मॉर्निंग से 8:30 से पेरेंट्स सारे पूछ रहे। अब 2-3 दिन का टाइम जो कुछ होता होगा बोल के बोल रहे। जो पुराने ओनर है उन लोग बोल रहे। मनेगुडा की मेडिकल छात्रा वैशाली के अपहरण के मामले में आरोपित नवीन रेड्डी के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए आदेश जारी किए। कुछ समय पहले वैशाली को नवीन रेड्डी ने अपने दोस्तों के साथ अगवा कर लिया था और उसी के बाद नवीन रेड्डी के समर्थकों ने वैशाली के घर पर हमला कर दिया और आतंक मचा दिया। राजकोंडा पुलिस ने हाल ही में नवीन रेड्डी पर पीडी एक्ट लागू कर उन्हें जेल भेज दिया है और इसे चुनौती देते हुए नवीन रेड्डी ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर करी और इसी की जांच करने वाली अदालत ने अपनी रेड्डी पर लगाए गए पीडी एक्ट को खारिज करने के आदेश दिए हैं। कुछ ही महीनों में तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है और अपनी अपनी रणनीति बनाने में लग गई है। जाहिर सी बात यह है कि हर पार्टी चुनाव में जीतना चाहती है, तो तेलुगु देशम पार्टी फिर क्यों पीछे रहे। चंद्रबाबू नायडू भी फिर से जीतने की बात करते नजर आ रहे हैं। आइए यह जानते हैं उन्होंने क्या कहा। तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में विश्वास जताया कि उनकी पार्टी तेलंगाना में जीत के साथ ही पूर्ण गौरव हासिल करेगी और वे ही सत्ता में आएंगे। पार्टी के तेलंगाना मुख्यालय में तेदेपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि पार्टी अपना गौरव फिर से हासिल करेगी। नायडू ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से तेलंगाना में एक बार फिर टीडीपी को प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की बात कही। नायडू जो 1995 और 2004 के बीच अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ने दावा किया कि अगर तेलंगाना ने भारी प्रगति हासिल की है और आज देश में नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा है तो यह टीडीपी द्वारा रखी गई नींव के कारण ही है।
उन्होंने कहा कि अगर आप हाईटेक सिटी, साइबराबाद एयरपोर्ट, मेट्रो और जीनोम वैली देखेंगे तो आपको टीडीपी की ओर से किया गया प्रयास साफ नजर आएगा। नायडू ने यह भी कहा कि विभाजन के बाद तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और यह आगे बढ़ी क्योंकि इसके बाद आए मुख्यमंत्री ने विकास को नहीं रोका और विनाश का सहारा नहीं लिया। उन्होंने बताया कि जब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो वहां तबाही मची हुई है, विकास रुक गया है और लोगों का जीवन जो जैसे पूरी तरह से अंधेरे में ही डूब गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी सत्ता में वापस आएगी। राजमंड्री में पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में हाल ही में टीडीपी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के बाद नायडू की हैदराबाद की यह पहली यात्रा है। 3 जून को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक के मद्देनजर नायडू की तेलंगाना तेदेपा नेताओं के साथ यात्रा और बैठक भी काफी महत्व रखती है। टीडीपी अध्यक्ष की अमित शाह के साथ बैठक 2018 के बाद पहली बार इन खबरों के बीच हुई कि टीडीपी और बीजेपी तेलुगु राज्यों में अपने गठबंधन को पुनर्जीवित करने के इच्छुक है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं, जबकि आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल लोकसभा चुनाव के साथ होने हैं। हैदराबाद में हुई बैठक में नायडू ने कहा कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन 2 चुनावों के बाद टीडीपी तेलुगु राज्यों की सबसे ताकतवर पार्टी बनकर उभरेगा। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर 2018 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ समझौता खत्म कर दिया था और अपना हाथ खींच लिया था। पार्टी ने कांग्रेस और छोटे दलों के साथ गठबंधन में 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। टीडीपी आंध्र प्रदेश के चुनाव में अकेले चली गई और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हार गई। करारी हार के बाद नायडू ने भाजपा के प्रति अपना रुख नरम कर लिया और अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में उसके साथ हाथ मिलाने की इच्छुक है। देखना यह है कि आने वाले चुनाव में नायडू अपना खोया रुतबा हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। हैदराबाद का दिन ब दिन विस्तार हो रहा है और ऐसे में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है। ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए तेलंगाना सरकार जीएचएमसी के साथ मिलकर फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है। इन फ्लाईओवरों का निर्माण एसआरडीपी द्वारा सिग्नल मुक्त परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाने और मोटर चालकों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए किया जा रहा है और इसी के तहत गच्चीबावली कोंडापुर के बीच 6 लेन के द्विदिशीय फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से चल रहा है। सरकार ने भीड़भाड़ वाले आईटी कॉरिडोर और हैदराबाद के व्यापारिक जिले में यातायात की समस्याओं को हल करने के लिए गच्चीबावली कोंडापुर के बीच 6 लेन फ्लाईओवर परियोजना शुरू कर दी है। राज्य में चिकन के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ी हुई कीमतों से नॉनवेज लवर्स को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मात्र 2 सप्ताह में ₹100 बढ़ गया और इस समय राज्य में चिकन के दाम आसमान छू रहे हैं। एक सप्ताह पहले बिना स्किल वाले मुर्गे की कीमत 240 से 260 रुपए प्रति किलो थी, जबकि जिंदा मुर्गे की कीमत 140 से 160 के बीच थी। इस रविवार 1 किलो के भाव में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई और यह 120 रुपए पर पहुंच गया। लाइव चिकन के लिए 195 और ₹290, त्वचा सहित चिकन थोक रुपए, रिटेल में 310, 320 से 340 रुपए में बिक रहा है। नाटुकोडी का भाव 380 से 400 रुपए प्रति किलो है। कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से चिकन खाने वाले सदमे में हैं। कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से लगता है कि चिकन की बिक्री में भी 40% की गिरावट आई है। दूसरी ओर चिकन कारोबारी बड़ी कीमतों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 4-5 दिनों तक कीमतों में कमी नहीं आ सकती। अगर पूरी बारिश हुई तो कीमतें सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगी। चाहे वह बढ़ती तकनीक हो, क्राइम मूवीज हो या फिर वेब सीरीज और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के साथ अपराधी अजीबोगरीब ट्रेंड अपना रहे हैं। पुलिस से बचने के डर से कोई भी अपराध करने की हिम्मत नहीं करता है। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। जांच के दौरान आरोपियों को उनके ही अंदाज में गिरफ्तार किया जा रहा है। खासकर विवेक हत्याकांड में सीबीआई अधिकारियों द्वारा बताए गए गूगल टेकआउट और आईपीडीआर जैसे शब्द लोगों को काफी जाने पहचाने होते जा रहे हैं।
दोनों तरफ से उपलब्ध आधुनिक तकनीक आरोपी के काम आती है और अपराध करने जाने से पहले आरोपी ये देखते हैं कि उसी जगह पर सीसीटीवी कैमरे कहाँ हैं। अगर घटनास्थल पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया है तो वह आसानी से मिल सकता है। उंगलियों के निशान, पैरों के निशान और अन्य सबूत न मिले इसका खासा ख्याल रखा जाता है। पुलिस का ये कहना है कि कुछ लोग जांच को गुमराह करने के लिए फर्जी सबूत करते हैं। राजेश यादव ने जुबली हिल्स थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर गर्भवती महिला की गर्दन पर वार कर 10 लाख रुपए लूट लिए और उसने चालाकी से पीड़िता के मोबाइल से कार बुक की और शादनगर चला गया और उसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू करी है। कपड़े वही खरीदे गए थे, यह संदेह था। वे पड़ोसी राज्य में जा रहे और उस दिशा में जांच की गई है और आरोपी आराम से हैदराबाद पहुंच गया और लूटे गए पैसों से ऐश करने लगा। इस मामले को एक चुनौती के रूप में लेते हुए पुलिस आरोपी के सेल फोन का पता लगाने में सफल रही है, जो फ्लाइट मोड पे था। आखिर इसका किसका नंबर था और इसका पता लग गया है। चंद्रमोहन नाम के शख्स ने कर्ज चुकाने के लिए अनुराधा नाम की महिला की हत्या कर दी और उसने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिया और सिर को एक ऑटो में ले जाकर मुसाराम बाग में मूसी नदी में फेंक दिया। बाकी हिस्सों को उसने घर में ही फ्रिज में रख दिया। वह अनुराधा के रिश्तेदारों को उसके सेलफोन के जरिए संदेश भेजता रहा ताकि उन्हें विश्वास हो जाए वह जीवित है। पुलिस ने जहां सिर पाया गया था उसके पास की सड़कों पर लगभग 400 सीसी कैमरों को फुटेज खंगाली। संदिग्ध ऑटो के अलग कर दिया गया और उनमें यात्रा करने वालों का विवरण एकत्र किया गया। आखिरकार जब आरोपी को शक हुआ और वह अपने घर गया तो जुर्म का खुलासा हुआ है। गूगल टेकआउट और सीबीआई द्वारा विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में पेश किए गए इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड IPDR पर अब चर्चा शुरू हुई। आप किसी भी समय गूगल टेकआउट के माध्यम से पता लगा सकते हैं सेल फोन कहाँ है। IPDR के साथ सभी विवरण जैसे किसी समय किसको संदिग्ध ने कॉल किया और कितनी देर तक बातचीत करी इंटरनेट के माध्यम से पता चलता है। आधुनिक तकनीक पर बहुत जोर देने वाली तेलंगाना पुलिस के पास और भी कई तकनीकी हथियार हैं और जांच के काम आते हैं, लेकिन उन्हें इस इरादे से गुप्त रखा जाता है। अगर उन्हें सार्वजनिक किया जाए तो अपराधी सतर्क हो जाए। यदि सार्वजनिक क्षेत्र में कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो सीसीटीवी कैमरे निकटतम पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को सतर्क कर देंगे। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बढ़ने के बाद आरोपी को पकड़ना और भी आसान हो गया। क्रिकेट फैंस के मनोरंजन के लिए एक और ICC वर्ल्ड कप की तैयारी की जा रही है। BCCI ने इस साल के अंत में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के ड्राफ्ट शेड्यूल की घोषणा कर दी है। BCCI ने इस ड्राफ्ट शेड्यूल को ICC के साथ साझा किया और इसी के बाद बाकी देशों को यह शेड्यूल मुहैया कराया जाएगा और उनसे फीडबैक लेने के बाद फाइनल शेड्यूल बनाया जाएगा। क्रिकेट फैंस के मनोरंजन के लिए एक और ICC वर्ल्ड कप की तैयारी की जा रही है। BCCI ने इस साल के अंत में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के ड्राफ्ट शेड्यूल की घोषणा कर दी है। BCCI ने इस ड्राफ्ट शेड्यूल को ICC के साथ साझा किया और इसी के बाद बाकी देशों को यह शेड्यूल मुहैया कराया जाएगा और उनसे फीडबैक लेने के बाद फाइनल शेड्यूल बनाया जाएगा। अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय सबसे प्रचंड चक्रवात बनने के आसार देखे जा रहे हैं। वर्तमान में यह गुजरात में पोरबंदर के दक्षिण पश्चिम में 310 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित है। अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय सबसे प्रचंड चक्रवात बनने के आसार देखे जा रहे हैं। वर्तमान में यह गुजरात में पोरबंदर के दक्षिण पश्चिम में 310 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित है।